अभी वर्तमान में जिस प्रकार का सिस्टम रन कर रहा है मैं आपको समझाता हूँ। अभी अपने भारत में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP वर्क कर रही है। अब जब बच्चा 12वीं पास होता है, अगर वो बीच में फेल नहीं होता है तो, और आपका बेटा या आपकी बेटी 5th क्लास में है, स्टेट बोर्ड से पढ़ रही है, किसी का ICSE से पढ़ रहा है या किसी का बच्चा CBSE से पढ़ रहा है, स्टेट बोर्ड से जो बच्चा पढ़ा है उसके लिए एक अलग पेपर आएगा, मतलब सिर्फ 1 साल का अंतर आएगा। वो जो गैप दे रहे हैं वो गैप नहीं है, वो एक फिजिकल लर्निंग, मेंटल लर्निंग, इससे बच्चा बाहरी लेवल पे स्ट्रांग होना चाहिए। शिक्षण सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जो बेहतर कल के लिए हम बात कर रहे हैं, बोल सकते हैं सबमेटिकल गैप ईयर। इसका मतलब है हम 10th के बाद और 12th के बाद 1-1 साल का बच्चा 90% लाया है तो वो स्कूल तक 90% लाते लाते उसको चश्मा लग जाता है। हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में बोला था कि एजुकेशन पॉलिसी पे मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा कि अपने देश में कैसी एजुकेशन पॉलिसी होना चाहिए जिससे हम हर एक घर तक, गांव, शहर, छोटे छोटे कस्बे तक फ्री एजुकेशन और समान एजुकेशन पहुंचा सके। अभी वर्तमान में जिस प्रकार का सिस्टम रन कर रहा है मैं आपको समझाता हूं। अभी अपने भारत में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP वर्क कर रही है। अब इसका जो एक बेसिक क्राइटेरिया है मैं आपको बताता हूं कि NEP 2020 में है क्या क्या। इसमें एडमिशन की एज 3 साल रखी गई है और उसके बाद 12वीं क्लास तक जो बच्चा पढ़ेगा उसके बीच में 5 साल, 3 साल, 3 साल, 4 साल, इसमें आता है आंगनवाड़ी, प्री क्लास, मिडिल और हायर सेकेंडरी, ये सारी एजेस हैं। अब जब बच्चा 12वीं पास होता है, अगर वो बीच में फेल नहीं होता है तो, और 3 साल में उसका एडमिशन होता है तो उस समय उसकी एज होगी 18 ईयर्स। बोर्ड एग्जाम 10th और 12th बस रखे गए हैं और जो स्कूल ऑफ बोर्ड है, CBSE है, ICSE है एंड MP बोर्ड है। MP बोर्ड भी हर जगह पे अलग अलग है, UP बोर्ड अलग है, महाराष्ट्र का बोर्ड अलग है, ऐसे राज्यों के हिसाब से बोर्ड अलग है। इससे क्या होता है, ये जो एजेंसियां हैं ये अपना खुद का कोर्स देती हैं। MP बोर्ड एक अपना सिलेबस देती है, CBSE का एक अपना सिलेबस होता है और ICSE का अपना सिलेबस होता है। अब इससे क्या होता है, हमें इसी चर्चाओं पे, इसी चीज पे अपन को नजर रखना है कि इससे आपका बेटा या आपकी बेटी 5th क्लास में है, स्टेट बोर्ड से पढ़ रही है, किसी का ICSE से पढ़ रहा है या किसी का बच्चा CBSE से पढ़ रहा है। तीनों लोग जब पढ़ के निकलेंगे, तीनों ने अलग सिलेबस पढ़े हैं, उनका नॉलेज अलग रहेगा। लेकिन जब वो कोई एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर करेंगे, कोई सेंट्रल के एग्जाम में बैठेंगे, UPSC में बैठेंगे, रेलवे में बैठेंगे या XYZ, तो वहां तो ये नहीं होता ना कि स्टेट बोर्ड से जो बच्चा पढ़ा है उसके लिए एक अलग एक पेपर आएगा, वहां कॉमन पेपर आता है। लेकिन अलग अलग कोर्सेज पढ़ने के इससे क्या होता है, किसी बच्चे का दिमाग कम डेवलप हो जाता है, किसी का ज्यादा, क्योंकि उनको वहां वैसी किताब मिलती हैं, उतना एडवांस लेवल का पढ़ाया गया। अब 5th क्लास के बच्चे को आपने मान के चलिए, अगर वो ICSE, CBSE, NCERT में है, आपने 6th स्टैंडर्ड का कोर्स पढ़ाया है तो उसकी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये चीजें से क्या होता है, बच्चों में अलग अलग टाइप की चीजें होती हैं, वो सामान्य एजुकेशन नहीं ले पाते। अब अपन ऐसा नहीं चाहते। जिस एजुकेशन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जो बेहतर कल के लिए हम बात कर रहे हैं, वो ये रहेगी कि एडमिशन की एज 3 साल से बढ़ा के 4 साल की जाएगी और जो एक स्ट्रक्चर होगा 10 से 12वीं तक का, वो होगा 1+10 +1 +2 +1। 1 नर्सरी 1 से 10th क्लास तक 10 साल और फिर उसके बाद एक गैप ईयर, फिर 11 12 2 साल और फिर एक गैप ईयर। अब ये गैप ईयर क्या है, इसको हम बोल सकते हैं सबमेटिकल गैप ईयर। इसका मतलब है हम 10th के बाद और 12th के बाद 1-1 साल का बच्चे को जो गैप दे रहे हैं वो गैप नहीं है, वो एक फिजिकल लर्निंग है, मेंटल लर्निंग है। इससे बच्चा बाहरी लेवल पे स्ट्रांग होना चाहिए कि कैसे बात करना है। अगर एक बच्चा 90% लाया है तो वो स्कूल तक 90% लाते लाते उसको चश्मा लग जाता है, वो एक बहुत डिसेंट पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब वो जॉब के लिए चाहता है वहां उसकी ये पर्सनालिटी नहीं चलती, क्योंकि उसको वहां मल्टीपल लोगों से डील करना है। अगेन उसको फिर अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव करना होती है, मेंटल स्ट्रेंथ इंप्रूव करना पड़ती है, जिसके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज करना होते हैं या कोई भी अलग तरीके की ट्रेनिंग लेना होती है। वो सारा अपन इन गैप ईयर में कवर करेंगे। इस हिसाब से जब पढ़ाई चलेगी तो जब बच्चा 12वीं पास होगा उस समय पे उसकी एज 19 साल होगी, मतलब सिर्फ 1 साल का अंतर आएगा। जो अभी की पॉलिसी है उसमें 18 में होता है, जो हम बात कर रहे हैं इसमें 19 में होगा। और सबसे मेन बात कि जो इसमें स्कूल बोर्ड होगा वो सिर्फ एक ही बोर्ड होगा, सेंट्रल बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड से क्या होगा, ना स्टेट बोर्ड होगा, ना CBSE होगा, ना ICSE होगा,
कॉमन बोर्ड होगा ताकि सिलेबस कॉमन रहे। सिलेबस कॉमन रहने के इससे आपका जो रीजनल लैंग्वेज है, मराठी है, बुंदेलखंडी है, हिंदी है, कन्नड़ है, जो भी है, आप लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं, आप सिलेबस चेंज नहीं करेंगे। आप एक एडवांस लेवल का सिलेबस किसी छोटी क्लास वाले को नहीं पढ़ाएंगे या सीबीएसई या एनसीईआरटी वाले को नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। कॉमन सिलेबस रहेगा ताकि एक गांव का पढ़ा बच्चा, एक एनसीईआरटी का पढ़ा बच्चा, आईसीएसई का पढ़ा बच्चा कॉमन ही रहे, उनके नॉलेज में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तभी हम अपने लोगों को मजबूती से आने वाले समय के लिए खड़ा कर पाएंगे। अब हम बताते हैं आपको आगे के लिए कि किस तरीके से इन हर पॉइंट्स पे अभी अपन को क्या नुकसान है और आने वाले समय पे जब हम उस पर मॉडिफाइड होंगे तो हमें क्या फायदा मिलेगा। ये देखिए आप, एक हम पोर्टल बनाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन पोर्टल अवेलेबिलिटी। पोर्टल ऑनलाइन पोर्टल होगा जिसमें सारा कुछ डाटा बच्चे का शो हुआ करेगा। एक बच्चा जब एडमिशन लेने के लिए जाएगा, आपको सिर्फ उसका बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट करना है, वो पोर्टल पे ऑटोमेटिकली अपलोड किया जाएगा स्कूल के द्वारा। उसके बाद सारी चीजें उस पोर्टल में अवेलेबल रहेंगी। उसने थर्ड मंथली के एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट पोर्टल पे रहेगा, कितना परसेंट आया पोर्टल पे रहेगा, मतलब सब कुछ। तो फर्स्ट पोर्टल अवेलेबिलिटी, जो कि अभी नॉन वर्किंग है, लेकिन जो जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं उसमें वो वर्किंग में होगी। दूसरा स्टूडेंट आईडी, हमने टोटल 10 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। स्टूडेंट आईडी एक कोड आईडी होगी, आपके बच्चे के नाम के आगे कोई भी कोड लगा दिया जाएगा, 1 2 3 @ कुछ भी। उससे क्या रहेगा कि आपके उस आईडी पे, उस पोर्टल पे जाके जब एंटर किया जाएगा तो उस बच्चे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार में आपके सामने होंगे। मान के चलिए आपका बच्चा आज एक शहर में पढ़ता था, किसी कारणवश आपका ट्रांसफर हुआ, आपका बिजनेस सेटअप हुआ, आप किसी दूसरे शहर गए, किसी दूसरे स्टेट गए, डिस्ट्रिक्ट गए, अब उनने बोला ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, माइग्रेशन चाहिए, आप देन कॉलेज आएंगे, स्कूल आएंगे, बात करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। इस प्रोसीजर में ऐसा नहीं होगा। आप स्टूडेंट आईडी लॉगिन करेंगे उस पोर्टल पे, उसका सारा डिटेल आपको सिंगल क्लिक पे अवेलेबल होगा। एडमिशन एज जो अभी का एनईपी के हिसाब से है वो 3 साल है, हम 4 साल के लिए बात करेंगे, थोड़ा बच्चा और डेवलप कर जाए माइंड से। इसके बाद स्कूल बोर्ड, अभी कई स्कूल बोर्ड हैं, स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई है, एनसीईआरटी है, आईसीएसई है, फिर सिर्फ एक बोर्ड होगा सेंट्रल बोर्ड। इसका क्या फायदा है, जो कि मैंने आपको बताया कि हर बच्चा गांव से लेके शहर तक, गरीब का लेके अमीर तक सेम पढ़ाई पढ़ेगा। ना वो कोई प्राइवेट स्कूल में, बहुत बड़े स्कूल में जाके बहुत ब्रिलियंट इंग्लिश बोलने वाला होगा और एक गांव का बच्चा बेचारा कुछ नहीं पढ़ पाया, ये सिस्टम नहीं रहेगा। सेम सिस्टम सब जगह रहेगा। इसके बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन, सारे डॉक्यूमेंट आपके बच्चे के पोर्टल पे, आपके बच्चे की स्टूडेंट आईडी पे अवेलेबल होने चाहिए। सबबैटिकल गैप ईयर, जो कि अभी है ही नहीं। सबबैटिकल गैप ईयर 2 साल के लिए है, 10th के बाद और 12th के बाद। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बच्चे को 10th के बाद एक प्रोजेक्ट देंगे कि आप बाहर जाएं, 1 साल तक आप बिजनेस करें, धंधा करें, किसी के साथ कोई इंटर्नशिप करें, कोई जो भी काम करते हैं आपके नियर बाय जो हैं उनके साथ आप ज्वाइन होके काम करें, और उसका आपको पूरा प्रॉपर एक वीडियो बनाना होगा, एक पूरी थ्योरी क्रिएट करना होगी और उसको सबमिट करना होगी। देन आपका एक टेस्ट होगा कि अगर आपको गैप दिया गया है तो आपने उस गैप में वर्क किया है या सिर्फ उसको वेस्ट किया। अगर आप उस टेस्ट में पास नहीं होते तो आपको 11th में एडमिशन ही नहीं दिया जाएगा। सेम प्रोसीजर आफ्टर 12th होगा। आपने जिस भी सब्जेक्ट से अपना 12th कंप्लीट किया है, आपको 1 साल उसमें काम करना होगा। कोई ने सीए किया है, कोई ने मेडिकल से पढ़ाई की है, किसी को लॉ में जाना है, किसी को इंजीनियरिंग करना है, जो भी करना है, एनीथिंग एल्स, जो भी आप करना चाहें, आप 1 साल 12th के बाद काम करेंगे, खुद का करेंगे, किसी के साथ करेंगे, किसी के जूनियर बन के करेंगे। उसका पूरा आप एक वीडियो प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद एक थ्योरी प्रिपेयर करेंगे, आप जमा करेंगे, उसका आपका अगेन टेस्ट होगा। अगर आप उस टेस्ट में पास नहीं होते हैं, आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इससे कॉलेज के टाइम पे ही बच्चे मेंटल तौर पे, फिजिकल तौर पे, वर्बली तौर पे, लोगों को फेस करने के तौर पे स्ट्रांग हो जाएंगे। मोड ऑफ एजुकेशन, ये सबसे अहम बात है। कुछ पॉइंट इसमें बहुत अहम रहेंगे। अभी जो शिक्षा है वो सरकारी और प्राइवेट दोनों, जिसका
सबसे ज़्यादा घाटा ये है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो इतनी बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, इतने बेहतर टीचर्स देते हैं, एक वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा बनाते हैं कि प्राइवेट स्कूल से पढ़ा बच्चा ज़्यादा होशियार होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ मॉनिटरिंग अच्छी है। वो एक प्राइवेट स्कूल वहाँ के जो संस्थापक हैं, जो हेड हैं, उनकी निगरानी में। और गवर्नमेंट स्कूल खुला है, टीचर्स आ रहे हैं, उनको पता है चेक करने किसी को आना नहीं है, जितना पढ़ाना पढ़ाया, उनकी तनख्वाह बन गई है, बच्चा पढ़े ना पढ़े उसके ऊपर है, वो चला जाएगा। और वैसे भी गवर्नमेंट स्कूल में गरीब बच्चे ही जाते हैं, गांव के ही बच्चे जाते हैं, तो शिकायत तो कोई करेगा नहीं, और करेगा भी तो शिकायतें सुनी तो जाएंगी नहीं, और शिकायत करने वो जाएगा कहाँ? इतना सब सोचते सोचते वो कहेगा हमें कुछ नहीं करना है, जो पढ़ाई चल रही चलने दीजिए। तो अब जो सिस्टम की हम बात कर रहे हैं वो होगा फुली गवर्नमेंट सिस्टम। 100% देश के स्कूल जो हैं वो सरकारी रहेंगे, उनमें सारे टीचर सरकारी रहेंगे। अब जो अभी प्राइवेट स्कूल हैं, अगर वो स्कूल आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो वो इस नियम के तहत एग्जिस्टिंग स्कूल हमारे अंडर आ जाएंगे, मतलब सरकार के अंडर आ जाएंगे, और जो टीचर्स हैं वो गवर्नमेंट रहेंगे। अब इस पे एक प्रश्न पैदा होगा कि सरकार के ऊपर लोड बढ़ जाएगा, इतना पैसा सरकार कहाँ से देगी? तो आपके नॉलेज के लिए हम बताएं कि आप दिमाग से ये मत सोचें कि कोई भी पैसा अगर लेबर को भी दिया जाता है तो कोई आदमी अपने जेब से देता है। मान के चलिए देश ने 100 करोड़ रुपए छापा, तो पूरा देश उस 100 करोड़ पे ही सब करता है, चाहे वो मजदूर को दे, गैस खरीद के लाए, अपने बच्चे को दे दे, पेट्रोल डला ले, पैसा उतना ही रहेगा। ऐसा कोई पैसा नहीं रहेगा कि उस 100 करोड़ के अलावा भी किसी के पास 500 का नोट और निकल आए, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। तो ये कहने की बात है कि गवर्नमेंट पे लोड आएगा। लोड कैसे आएगा? अभी भी जो पैसा टीचरों के पास जा रहा है वो गवर्नमेंट का ही है, बस मीडिएटर कोई है, कोई थर्ड पार्टी रख दी गई, किसी को संविदा कह दिया गया, ऐसा है। तो ये नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? इसके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आता है कंप्लेंट ऑप्शन। अभी आप कोई भी शिकायत नहीं कर सकते, कंप्लेंट करना भी है तो आप पुलिस स्टेशन जाएं, ये करें वो करें, अलग प्रोसीजर है। इसी पोर्टल पे एक कंप्लेंट करके ऑप्शन रहेगा। अगर कोई भी कंप्लेंट है आप विद प्रूफ फोटो और वीडियो उसमें अपलोड करेंगे, विथ इन अ वीक उस संस्था पे, उस टीचर पे या उस ऑब्जेक्ट पे जिसके इससे आपको समस्या या गलत लगा है, तुरंत उसको रेक्टिफाई किया जाएगा, उसका संशोधन किया जाएगा। इसके बाद आती है बात एजुकेशन फीस की। ये भी बहुत अहम है। अभी जो एजुकेशन फीस है वो जितनी अच्छी आपको पढ़ाई करना है उतना अच्छा स्कूल में आपको जाना होगा, और जितने अच्छे स्कूल में आप जाएंगे उतना ज्यादा आपको पैसा देना होगा। अब जिसके पास पैसा है वो अच्छा पढ़ लेगा, अच्छी एजुकेशन ले लेगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो कुछ नहीं कर पाएगा, और कर भी पाएगा तो 5% 10% लोग हैं जो कर पाते हैं। तो देश तो हमारा मेजोरिटी से चलता है, माइनॉरिटी से तो चलता नहीं है। अब पैसे वाले लोग 10% हैं, 90% लोग तो मिडिल क्लास और पुअर क्लास हैं। इसलिए पूरे देश में एजुकेशन फ्री हो। हमको पुराने समय में पुराने लोगों के माध्यम से और जो हमारे एक ऐसा माहौल रहा कि बताया गया कि शिक्षा को कभी पैसे से नहीं तोलना चाहिए, इसलिए पूरे भारत में एजुकेशन फ्री रहेगी। अब इस पे एक सवाल पैदा होगा कि अगर फ्री रहेगी तो सरकार इतना पैसा देगी कहां से, सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? वो भी हम आपको बताएंगे। उसके लिए भी जो टैक्सेस हैं जिनका मिसयूज होता है, बहुत से ऐसे तरीके हैं जहां पे अपन पैसा गलत खर्च करते हैं, वहां से अपन पैसा यहाँ लाएंगे। ऐसा कोई मिसयूज नहीं होगा पैसे का, ना इतनी बड़ी मात्रा में कोई लोड आएगा कि एजुकेशन को फ्री करने में देश डूब जाए। इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अभी तक मैंने तो नहीं देखा कि 12th क्लास के बच्चे को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तौर पे कुछ कराया जाता हो। अपने यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ही मिनिमम है, और वो भी एक लेवल के बाद है जहां तक आदमी पहुंचते ही बहुत कम है, जिसके इससे हमारा देश पीछे रहता है। हमें हथियार लेना विदेश से लेना, मोबाइल लेना विदेश से लेना, गाड़ी के इंजन चाइना, जापान, अमेरिका। क्यों? क्योंकि हम रिसर्च पे इन्वेस्ट नहीं करते, इन्वेस्ट भी नहीं करते और लोगों में उसको प्रमोट भी नहीं करते। उसके तौर पे हाईली प्रमोटेड किया जाएगा। आप अगर देखें तो अमेरिका रिसर्च पे हर साल 750 से 800 बिलियन डॉलर हर साल खर्च करता है, जबकि इंडिया सिर्फ 71 बिलियन डॉलर खर्च करता है, और पॉपुलेशन कई गुना ज्यादा है भारत की। हमको तो और ज्यादा करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। हम मतलब देश में पैसा ज्यादा होने के बाद भी नहीं करते। फिलहाल में हम ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं।
इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, गवर्नमेंट करने पे, फीस पे। इन कुछ पॉइंट्स पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे ताकि मैं आपको और बारीकी से बता पाऊं कि कितना बड़ा बदलाव आ सकता है और कितने बेहतर तरीके से हम अपनी जनरेशन को एजुकेटेड कर सकते हैं। थैंक यू।